आज की हमारी बातचीत हमें सीधे 1907 के न्यू ऑर्लियंस के पास एक घने दलदली जंगल में ले जा रही है। हमारे पास जो दस्तावेज है वो एक पुलिस रिपोर्ट है। और यहीं पर मतलब इसी मोड़ पर प्रोफेसर की जांच सिर्फ सपनों और अजीब कलाकृतियों की दुनिया से निकलकर एक ठोस और बेहद खौफनाक हकीकत से टकराती है। बिल्कुल। हमारे हाथ में जो है वो ऑफिसर जॉन रेमंड लग्रास की आधिकारिक रिपोर्ट है, और ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। नहीं, फ्रांसिस के लिए ये वो पहली कड़ी है जो सपनों की उस धुंधली दुनिया को जमीनी सच्चाई से जोड़ती है। अब तक सब कुछ दिमागी था, किसी की कल्पना थी, लेकिन अब सबूत हाथ लगने वाले थे। तो चलिए इस रिपोर्ट के पन्नों में उतरते हैं और देखते हैं कि उस रात जंगल में असल में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है 1907 की एक रात से। कई दिनों से पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। अच्छा। आसपास के लोग कह रहे थे कि जंगल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। कुछ लोगों ने जंगली मंत्रों जैसी आवाजें सुनने की बात भी कही। और शायद कुछ लोग लापता भी हुए थे। हाँ, सबसे ज्यादा चिंता की बात यही थी कि आसपास के समुदायों से कुछ औरतें और बच्चे गायब हो रहे थे। बिल्कुल। रिपोर्ट में ऑफिसर लेग्रास लिखते हैं कि जब वो अपनी टीम के साथ जंगल में दाखिल हुए तो माहौल एकदम बदल गया। हवा में एक अजीब सा भारीपन और नमी थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, पेड़ों का घनापन ऐसा था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर उन्हें वो आवाज सुनाई दी, एक लय में आती हुई ढोल की थाप, जो जंगल की खामोशी को चीर रही थी। ये कोई जानवरों की आवाज नहीं थी। नहीं, ये इंसानी थी। और उस ढोल की आवाज के साथ वो कुछ शब्द भी सुन रहे थे। रिपोर्ट में वो शब्द बाकायदा लिखे हुए हैं। प्लंगलुई मगलूवना, कथुलू, रेलिये, वघामागल फतागना। सोचिए, पुलिस वालों के लिए तो ये किसी अनजानी जबान का शोर था, जिसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। लेकिन जब फ्रांसिस ने ये शब्द पढ़े होंगे, उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये वही शब्द थे जो उसने प्रोफेसर की फाइलों में उन कलाकारों के सपनों के ब्यौरों में पढ़े थे। और यहीं पे पहली बार तार जुड़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। जो चीज अब तक सिर्फ किसी एक कलाकार के बुरे सपने का हिस्सा लग रही थी, वो अब हकीकत में दर्जनों लोग एक साथ एक लय में बोल रहे थे। इसका मतलब साफ था, ये किसी एक इंसान का वहम नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक सामूहिक घटना थी। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका असर एक से ज्यादा लोगों पर था। तो पुलिस टीम उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल में और गहराई तक पहुंचती है, और एक खुली जगह पर पहुंचकर वो जो देखते हैं, मुझे लगता है कि वो उसके लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वहां आग जल रही थी और उसके बीचों बीच लकड़ी की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी थी। रिपोर्ट में लिखा है कि वो कम से कम 10 फीट ऊंची रही होगी। 10 फीट? और उस मूर्ति का आकार वो किसी भी जानी पहचानी संस्कृति या धर्म से मेल नहीं खाता था। ऑक्टोपस जैसा सिर, जिस पर कई सूंड थे, एक मोटा बिडौल इंसानी शरीर, और पीठ पर ड्रैगन जैसे बड़े बड़े पंख। एक मिनट, ये तो हूबहू वैसी ही मूर्ति है जैसी उस नौजवान कलाकार विलकॉक्स ने मिट्टी से बनाई थी अपने सपनों के आधार पर। हाँ, जो प्रोफेसर के बॉक्स में मिली थी। ये कैसे हो सकता है? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी, फ्रांसिस के लिए भी और हमारे लिए भी। एक मूर्ति जो रोड आइलैंड में कलाकार के दिमाग में बनती है, ठीक वैसी ही एक विशाल लकड़ी की मूर्ति हजारों मील दूर न्यू ऑर्लियंस के जंगल में कैसे मौजूद हो सकती है? इन दोनों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। कोई नहीं। ये इस बात का पहला ठोस इशारा था कि ये विचार किसी एक इंसान के दिमाग से नहीं, बल्कि कहीं और से आ रहा था। जैसे कोई सिग्नल हो जिसे अलग अलग लोग पकड़ रहे हों। अविश्वसनीय है। और उस मूर्ति के आसपास क्या हो रहा था? रिपोर्ट के मुताबिक उस विशाल मूर्ति के चारों ओर लगभग 40 से 50 लोग थे। वे एक अजीब सी अवस्था में थे, जैसे किसी गहरे नशे या सम्मोह मोह। अच्छा। उनकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी को देख नहीं रहे थे। उनके शरीर अजीबोगरीब तरीकों से रंगे हुए थे, और वो सब उस मूर्ति के चारों ओर नाच रहे थे, ढोल पीट रहे थे और वही भयानक मंत्र दोहरा रहे थे। मंजर किसी पागलपन से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जंगली जश्न नहीं था। जब पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, तो ऑफिसर लेग्रास की नजर मूर्ति के निचले हिस्से पर पड़ी। वहां एक प्रतीक खुदा हुआ था। और ये प्रतीक हूबहू वैसा ही था जैसा फ्रांसिस ने प्रोफेसर के कागजों पर देखा था।
वही ज्यामितीय डिजाइन जो इंसानी तर्क से परे लग रहा था। तो अब देखिए 3 अलग-अलग चीजें एक साथ जुड़ गई हैं। एक छोटी पत्थर की मूर्ति, एक विशाल लकड़ी की मूर्ति और एक प्रतीक। तीनों का डिजाइन एक जैसा है। एक जैसा है, लेकिन वो अलग-अलग जगहों और अलग-अलग संदर्भों में मिले हैं। अब इसे सिर्फ संयोग कहना बहुत मुश्किल है। सही बात है। फ्रांसिस को समझ आ गया था कि वो किसी बहुत बड़ी और सदियों पुरानी चीज की परतें घोल रहा है। ये कोई नया पंथ नहीं था, ये कुछ बहुत प्राचीन था। पुलिस ने उन सभी को पकड़ लिया। ज्यादातर लोग तो इतने नशे में या कह सकते हैं कि ट्रांस में थे कि उनसे कोई सवाल जवाब ही नहीं हो सका। हो पाया होगा। लेकिन उन्हें एक आदमी मिला जो उनका लीडर लग रहा था और जो होश में था। हाँ, रिपोर्ट में उसका जिक्र है। उसका नाम कास्ट्रो बताया गया है। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो वो बिल्कुल शांत और स्थिर था। उसमें कोई घबराहट नहीं थी। अच्छा। जब ऑफिसर लेग्रास ने उससे पूछा कि ये सब क्या है, ये किसकी मूर्ति है, तुम लोग किसकी पूजा कर रहे थे, तो रिपोर्ट कहती है कि वो बस मुस्कुराया। हाँ, एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली मुस्कान, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जो पुलिस की समझ से बाहर है। और फिर उसने जो कहा, उसने इस पूरी गुत्थी को एक नया और भी ज्यादा डरावना मोड़ दे दिया। उसने बहुत धीरे से और साफ आवाज में कहा, महान क्लुथुलु, जो समुद्र के नीचे अपने घर रलियुए में मुर्दा होकर भी सपने देख रहा है, वो बस सितारों के सही सीध में आने का इंतजार कर रहा है। ये बयान, ये इस पूरी जांच का दिल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ पूजा पाठ या अंधविश्वास नहीं था। नहीं। कास्ट्रो ने दावा किया कि उनके मंत्र और उनके अनुष्ठान असल में उनके सोते हुए देवता को भेजे गए संदेश थे। वो अपने देवता के सपनों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जागे। तो ये एक बेहद संगठित विश्वास प्रणाली की तरफ इशारा करता है। हाँ, और जिसका एक बहुत स्पष्ट और भयानक लक्ष्य है। मतलब ये लोग सिर्फ किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे, ये तो किसी चीज को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। एक ऐसी चीज जो समुद्र के नीचे सो रही है। और ये बात सीधे सीधे उन कलाकारों के सपनों से जुड़ती है जिन्हें सपने में पानी के नीचे एक विशाल डूबा हुआ शहर दिखाई देता था। बिल्कुल। ये लोग मानते थे कि जब सितारे सही जगह पर आएंगे तो उनका देवता जागेगा और दुनिया पर राज करेगा, और इंसान उस नई दुनिया में आजाद हो जाएंगे। आजाद? किस तरह की आजादी? हर नियम, हर नैतिकता खत्म हो जाएगी और लोग अपनी आदिम प्रवृत्तियों के हिसाब से जिएंगे, चीखते, चिल्लाते और एक दूसरे को मारते हुए। ये किसी धर्म से ज्यादा एक कयामत का इंतजार था। ये तो बहुत भयानक है। तो क्या ऑफिसर लेग्रास ने इस कहानी पर यकीन किया? लेग्रास एक पुलिस वाला था। वो कहानियों पर नहीं, सबूत पर यकीन करता था। वो उस विशाल लकड़ी की मूर्ति को शहर वापस ले आया और उसने उसे अलग-अलग यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों और पुरातत्वविदों को दिखाया। और सबसे एक ही सवाल पूछा होगा। एक ही सवाल, ये किस संस्कृति, किस समय या किस शैली की कला है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रिपोर्ट कहती है कि हर विशेषज्ञ ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसकी बनावट, उसका डिजाइन, वो किसी भी ज्ञात इंसानी सभ्यता से मेल नहीं खाता था। जैसे कोई एलियन आर्ट हो। हाँ, बिल्कुल। सिवाय एक व्यक्ति के, प्रोफेसर एंजल। जब लेग्रास ने प्रोफेसर से संपर्क किया तो उनके लिए पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा था जो अपनी जगह पर फिट हो गया। हाँ, प्रोफेसर के लिए ये एक यूरेका मूवमेंट रहा होगा। बिल्कुल। उन्होंने मूर्ति देखते ही उसे विल्कॉक्स और दूसरे कलाकारों के सपनों से जोड़ लिया। वो समझ गए कि विल्कॉक्स ने जो अपनी मूर्ति बनाई थी वो कोई कोरी कल्पना नहीं थी। उसने अनजाने में उसी प्राचीन आकार को फिर से बना दिया था। हाँ, जिसे ये पंथ सदियों से पूज रहा था। प्रोफेसर के नोट्स में इस घटना का जिक्र बहुत साफ साफ है। एक ही तरह का आर्किटेक्चर, एक ही आकार, वही डरावना प्रतीक, सपने, पत्थर की छोटी मूर्ति और अब जंगल में मिला ये पंथ और उसकी विशाल मूर्ति। ये तीनों एक ही ताकत, एक ही इकाई की तरफ इशारा कर रहे थे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर फ्रांसिस भी जरूर सोच रहा होगा। एक अनजान पंथ जो न्यू ऑर्लियंस के जंगलों में छिपा है, एक नौजवान कलाकार जो रोड आइलैंड में अजीब सपने देख रहा है, और दुनिया भर के कई संवेदनशील लोग जो एक ही समय पर एक जैसे बुरे सपने देख रहे हैं। इन सब में एक ही नाम क्लुथुलु और एक ही मूर्ति का आकार कैसे मौजूद हो सकता है? हाँ, इनके बीच कोई चिट्ठी, कोई फोन, कोई संपर्क तो था नहीं। इसका मतलब है कि संपर्क का स्रोत कहीं और था। कोई ऐसी चीज जो इन सभी के दिमाग को एक साथ बिना किसी तार के प्रभावित कर रही थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सब एक बहुत बड़ा संयोग नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, एक अजीब पंथ और एक कलाकार का बुरा सपना,
इन्हें आपस में जोड़ना जरूरी तो नहीं? सही बात है। एक तार्किक इंसान शायद इसे यहीं खारिज कर देगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और शायद फ्रांसिस ने यही सोचता अगर रिपोर्ट में एक और डिटेल ना होती, एक ऐसा विवरण जो इस पूरी घटना को दिमागी वहम और मान्यताओं के दायरे से निकालकर एक भौतिक हकीकत बना देता है। आप उस जगह की बात कर रहे हैं जहां वो पूजा कर रहे थे? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि जिस खुली जगह पर यह सब हो रहा था वहां की मिट्टी में अजीब उथल-पुथल थी। उथल-पुथल? ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी चीज जमीन के ठीक नीचे हिली हो या उसने करवट बदली हो। जमीन कई जगहों से ऊपर उठी हुई और धसी हुई थी, जैसे नीचे कोई सोई हुई विशालकाय चीज हो। और इस बात की पुष्टि दूसरे अधिकारियों के बयानों से भी होती है। उन्होंने बताया कि उस रात जंगल में लगातार एक हल्का कंपन महसूस हो रहा था। ये भूकंप जैसा नहीं था, उससे कहीं ज्यादा अजीब था। रिपोर्ट में एक लाइन है जो वाकई बेचैन कर देती है। एक ऑफिसर ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हल्की सी सांस ले रही हो। जमीन सांस ले रही थी? हाँ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं था, वहां कुछ भौतिक रूप से घट रहा था, कुछ असलियत में हो रहा था। बिल्कुल। और सोचिए, जब ये जमीन कांप रही थी, जब ये सांस ले रही थी, तो पंथ के लोग और जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, ख्तूलू जागेगा, ख्तूलू जागेगा। जैसे कि वो जमीन की उस हलचल को महसूस कर सकते थे। हाँ, और उसे अपने देवता की जागृति का पहला संकेत मान रहे थे। अब ये सिर्फ संयोग नहीं रह गया था, ये एक पुख्ता सबूत था। तो अब फ्रांसिस के लिए तस्वीर पूरी तरह से बदल गई होगी। जो चीजें पहले बिखरी हुई लग रही थी, अब वो जुड़कर एक भयानक तस्वीर बना रही थी। हाँ, अब उसे 3 बातें शीशे की तरह साफ हो रही थीं। पहली, ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे। ये एक तरह के मानसिक सिग्नल थे जो किसी बहुत ही शक्तिशाली गैर इंसानी स्रोत से भेजे जा रहे थे। जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो? बिल्कुल, जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो जो पूरी दुनिया में अपना सिग्नल भेज रहा हो और कुछ संवेदनशील दिमाग उसे पकड़ रहे हों। दूसरा, ये पंथ उसी सिग्नल को समझता था और अपनी पूजा पाठ के जरिए उसे और मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ सिग्नल पकड़ नहीं रहे थे, वो उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। वो उस स्रोत से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और तीसरा, ये मूर्ति, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस सोई हुई शक्ति का एक प्राचीन और शायद वैश्विक प्रतीक थी। मामला अब सिर्फ कुछ लोगों के बुरे सपनों का नहीं रहा था, ये किसी आने वाली जागृति का बन चुका था। एक ऐसी जागृति जिसे ये पंथ किसी भी कीमत पर सच करना चाहता था। लेकिन प्रोफेसर एंजल की तरह फ्रांसिस भी एक तार्किक इंसान था। उसके पास अब बहुत सारे सबूत थे, कलाकारों के बयान, एक पंथ का कबूलनामा, एक रहस्यमयी मूर्ति, जमीन का कांपना। हाँ, काफी कुछ था। लेकिन ये सब अभी भी इंसानी गतिविधियों और जमीन पर हो रही घटनाओं के दायरे में था। उसे एक ऐसा सबूत चाहिए था जो ये साबित कर सके कि ये सिर्फ एक कहानी या मान्यता नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे किसी ने अपनी आंखों से देखा हो। सही कहा। और सबसे बड़ा झटका, सबसे ठोस सबूत अभी आना बाकी था। कहानी का अगला हिस्सा हमें समय और स्थान में बहुत दूर ले जाता है। समुद्र के बीचों बीच एक लावारिस जहाज से मिले एक कप्तान के जर्नल से। अच्छा। और उस जर्नल में कुछ ऐसा लिखा है जो इन सपनों, इस पंथ और इस मूर्ति को एक खौफनाक, जीती जागती हकीकत बना देता है। अब तक जो कुछ भी था वो आने वाले तूफान की आहट थी। असली तूफान तो अब उठने वाला था। हाँ, तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सतह की खरोच जैसा था। असली कहानी तो लहरों के नीचे छिपी थी। इस पूरी बातचीत के बाद एक ख्याल मन में आता है, अब तक ये सब मान्यताओं, सपनों और एक पंथ की बातों तक सीमित था। ये सब दिमागी या आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा था। लेकिन क्या होगा अगर समुद्र की लहरों के नीचे सच में कुछ जाग रहा हो? और अगर किसी ने उसे अपनी आंखों से देख लिया हो तो? हाँ, तब ये सिर्फ एक पंथ की कहानी नहीं रह जाएगी, ये एक चश्मदीद गवाही बन जाएगी। और एक गवाह पूरी कहानी बदल सकता है।